Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi, I am your UGC Home Science faculty. So today we are going to discuss about textile finishes. टेक्सटाइल फिनिशेस एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट टेक्सटाइल, जिसमें हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ चुके हैं, यान के बारे में डिस्कस किया है, स्पिनिंग मेथड्स और बहुत सारे किस तरह से यान प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, ये सभी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डाइंग कैसे होता है, टाइप्स ऑफ डाइज के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। नाउ वी हैव टेक्सटाइल फिनिश। टेक्सटाइल फिनिश में क्या होता है, जो फाइनल फिनिशिंग दी जाती है फैब्रिक को, दैट इज टेक्सटाइल फिनिशिंग। तो जब भी टेक्सटाइल फिनिशिंग के बारे में बात होती है, तो टेक्सटाइल फिनिशिंग का मतलब क्या होता है, जब भी फैब्रिक रेडी हो गया है उसको कैसे फिनिशिंग दी जा रही है, सो दैट हम कपड़े की स्ट्रेंथ को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, और साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी क्या हो, एनहांस हो जाए। चाहे उसमें लस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे उसमें स्ट्रेंथ की बात आए, चाहे उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात आए, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनिशेस भी यहाँ पर यूज करते हैं। तो जब भी फिनिशिंग की बात होती है टेक्सटाइल में, तो वी हैव सम स्टिफनिंग एजेंट। तो स्टिफनिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि फैब्रिक में अप्लाई करे जाते हैं ताकि उनकी वेट प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, उनकी थिकनेस अच्छी हो जाए, और उनके लस्टर क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखते हुए स्टिफनिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। तो जब भी हम स्टिफनिंग एजेंट्स किसी भी फैब्रिक में डालते हैं, तो वो बाइंड कर लेता है कपड़ों को, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की वो इम्प्रूव हो जाती है। जनरली आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्परेरी फिनिश होते हैं, जिसमें आपके पास ड्यूरेबल, कुछ सेमी ड्यूरेबल फिनिश होते हैं, कुछ परमानेंट ड्यूरेबल फिनिशेस होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कस आने वाले सेशन में करेंगे। तो कुछ इसमें सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस होते हैं, कुछ परमानेंट होता है। सेमी ड्यूरेबल का मतलब ऐसे फिनिशेस जो कि कुछ टाइम के बाद क्या है, वॉश करने में खराब हो जाते हैं, जिनको सिर्फ थोड़े 10 to 15 क्लीनिंग्स या 10 to 12 क्लीनिंग्स चाहिए होती है। परमानेंट फिनिश में वो सारे फिनिशेस आते हैं जिनमें आप कपड़े को कितना ही वॉश कर लो उनकी क्वालिटी खराब नहीं होती। तो ये सारा डिस्कस करेंगे हम फिनिशिंग के बारे में, स्टिफनिंग एजेंट्स के बारे में। तो जितने भी हम फिनिशिंग टाइम में हम एजेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, या भी जो भी यहाँ पे एग्जॉस्टिंग एजेंट्स लगाए, स्टिफनिंग एजेंट्स लगाए, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कपड़े की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के साथ वो क्या कर रहा है, कपड़े की थिकनेस और उसका लस्टर, उसका सरफेस भी इंप्रूव हो रहा है। तो दिस इज स्टिफनिंग एजेंट्स। नाउ सेकेंड इज these are the some stiffening agent that we have used। कुछ तो स्टिफनिंग एजेंट्स होते हैं जो बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं जनरली, यहाँ पे कुछ बाइंडिंग एजेंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, दे आर टेम्परेरीली इन नेचर। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। अब ये टेम्परेरी है, तो यहाँ पे क्या है, जो फैब्रिक है वो अगर हम अब यहाँ पर अगर टेम्परेरी है तो यहाँ पे कौन सा फिनिश होगा, टेम्परेरी फिनिश, जिसमें कुछ ऐसे फिनिश है जो कि कपड़े को वॉश करने के बाद ही उसमें से उसकी उसकी क्वालिटी है वो थोड़ी लूज हो जाती है। अब यहाँ पे जो हम स्टिफनिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो कौन कौन से करते हैं, फर्स्ट वी यूज स्टार्च। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज अ स्टिफनिंग एजेंट फॉर द यूज्ड फॉर द फैब्रिक। नेक्स्ट वी यूज डेक्स्ट्रिन, प्रिंटेड फैब्रिक्स के लिए हम डेक्स्ट्रिन का यूज करते हैं। रेजिन्स हम यूज करते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलता है, और उसके बाद हम नेचुरल गम्स का यूज करते हैं। दीज आर ऑल्सो द स्टिफनिंग एजेंट जो कि फैब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के साथ उसकी सरफेस को इम्प्रूव करता है, ताकि उसकी सरफेस जो है वो अपीयरेंस कैसा हो, उसका शाइनी अपीयरेंस हो। नेक्स्ट इज पार्चमेंटाइजिंग और ऑर्गेंडी। जो ये है, इस ऑर्गेंडी और पार्चमेंटाइजिंग का मतलब होता है, पार्चमेंट जैसे हम पार्चमेंट पेपर पढ़ते हैं वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से हम लाइट को पास कर सकते हैं। तो जो ये कौन सा फैब्रिक होता है, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, और एसिड स्टिफनिंग एजेंट्स इसमें यूज करे जाते हैं। एसिड स्टिफनिंग एजेंट जब हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम किसके साथ फैब्रिक को ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ। तो इसमें क्या है, जितना इस प्रोसेस में क्या है, जो आपके पास सेल्यूलर फाइबर्स है उसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक निकल कर आएगा, जिसमें हम जिसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे थे, पार्चमेंटाइजिंग
एजेंट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फैब्रिक, बहुत ही अच्छा शाइनी यहाँ पर निकल कर आता है बाय यूजिंग दिस स्टिफनिंग एजेंट। तो हम इसमें एसिड स्टिफनिंग एजेंट का यूज करते हैं टू ऑब्टेन द ट्रांसपेरेंट फैब्रिक। जब हम यहाँ पे एसिड स्टिफनिंग एजेंट्स का यूज कर रहे हैं तो इस केस में हम एसिड में किसके साथ ट्रीट करेंगे, H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे। अब जो H2SO4 हम यूज कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पे डाइल्यूट यूज करना है या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। ये किस पर डिपेंड करेगा, किस जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और आप किस तरह का फिनिश उस पर अप्लाई कर रहे हो, किस तरह का एजेंट उस पर अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद क्या है, जो एम्बोस्ड कैलेंडरिंग कॉटन है उसको जब हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ तो वो दमास्क इफेक्ट देता है, मतलब उसकी सरफेस को इंप्रूव करता है, जितने भी हार्मफुल इम्प्योरिटी जो भी आपका रेजिड्यूज है उनको रिमूव करता है। तो इसके बारे में हम कैलेंडरिंग के बारे में भी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग। मेनली कैलेंडरिंग की जाती है किसी भी फैब्रिक की सरफेस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उसकी सरफेस इम्प्रूव हो जाए, उसमें जो भी क्वालिटीज है उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के साथ साथ उसकी अपीयरेंस भी स्मूथ हो जाए एंड सरफेस भी स्मूथ हो जाए। तो ये प्रोसेस होता है कैलेंडरिंग का। नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं, जो कि कपड़े को सॉफ्ट बनाते हैं, जिसमें जब हम टच करते हैं कपड़ों को तो कैसा लगता है, सॉफ्ट टू टच। तो इसमें इसको जब भी हमें फैब्रिक को सॉफ्ट बनाना होता है तो वी यूज द सॉफ्टनिंग एजेंट, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग फिनिशेस या फिर सॉफ्टनिंग एजेंट। जिससे क्या होता है, स्मूथनेस प्रॉपर्टी मिलती है। स्मूथ होगा तो वो फ्लेक्सिबल भी होगा, इजिली ड्रेपेबल भी होगा, और उसकी प्लायबिलिटी मतलब जो उसमें फाइबर्स प्रेजेंट है, जो उसके फाइबर्स होंगे वो बाहर नहीं निकले होंगे कपड़े से, एकदम उसमें फैब्रिक में बाइंड अप होंगे, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉपर्टी क्या है उसकी एनहांस होगी। तो दिस इज सॉफ्टनिंग एजेंट्स। उसके बाद सॉफ्टनिंग में जैसे यहाँ पर क्या क्या चीजें यूज करते हैं सॉफ्टनिंग के लिए, सिलिकॉन सॉफ्टनर्स यूज करे जाते हैं, वैक्सेस, ऑयल एमिल्शंस, ये सारे यहाँ पर एज अ सॉफ्टनिंग एजेंट यूज करे जाते हैं। तो सॉफ्टनिंग एजेंट जब हम यूज कर रहे हैं तो फैब्रिक क्या बना, वहां पे सॉफ्ट बना, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई, उसकी इलोंगेशन, इलास्टिसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, एनहांस होगी बाय यूजिंग दीज सॉफ्टनिंग एजेंट्स। नेक्स्ट एजेंट इज सॉइल रेपेलेंट फिनिश। ऐसे टाइप के फिनिशेस, ऐसे टाइप के केमिकल एजेंट जो कि क्या करते हैं, स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सपोज करो अगर कोई स्टेन लग जाता है फैब्रिक पे, तो अगर काफी डीप पेनिट्रेट हो जाता है तो वो कपड़े में से निकालने बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या है, केमिकल एजेंट्स कुछ ऐसे यूज करते हैं ताकि जो स्टेन है वो रिमूव हो जाए, अंदर ज्यादा फैब्रिक में पेनिट्रेट ना करे, उसकी पेनिट्रेबिलिटी जो है वो कम हो जाए। तो इसमें क्या है, हम ऐसे केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं जो कि स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे वो कैसे फंक्शन करेंगे, जैसे मान लो हमने उसमें ऐड कर दिए तो वो क्या करेंगे, जो स्टेन है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उसके बाद जो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये फैब्रिक है, यहाँ पे हमने ऐड कर दिए कुछ केमिकल एजेंट दैट आर सॉइल रेपेलेंट फिनिश। तो ये क्या करेंगे, रेपेलेंट फिनिश, ये यहाँ पर इसकी फैब्रिक को और फिनिशेस की इनको बॉन्डिंग बनाने ही नहीं देंगे, जो बॉन्ड है उसको बनाने देंगे, क्योंकि अगर बॉन्ड बन जाएगा फैब्रिक और एजेंट के बीच में तो यहाँ पर क्या है, डीप पेनिट्रेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेन जो है रिमूव नहीं होगा। बट यहाँ पर जो सॉइल रेपेलेंट फिनिश है वो क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होने देता बिटवीन द फैब्रिक एंड द सॉइल, दीज एजेंट, सॉइल रेपेलेंट एजेंट्स। तो इस केस में क्या होएगा, जब भी हम एजेंट को ऐड करेंगे तो वो जो यहाँ पे स्टेन होगा वो इसको रिपेल करेगा, सेकेंड इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये ऐसे काम करता है सॉइल रेपेलेंट। नेक्स्ट इसमें हम कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं एज अ सॉइल रेपेलेंट, यहाँ पे सिलिकॉन है, बट ये जो सिलिकॉन है वो ड्यूरेबल है, पाइरिडिनियम है, ये भी ड्यूरेबल फिनिश है, फ्लोरोकार्बन है, दिस इज ऑल्सो ड्यूरेबल, वैक्स एंड मेटालिक सोल्ट, जो वैक्स और मेटालिक सोल्ट है दीज आर सेमी ड्यूरेबल फिनिश। नेक्स्ट इज वाटर रेपेलेंट फिनिश। तो वाटर रेपेलेंट फिनिश में कौन से आते हैं, ऐसे फिनिशेस जो कि क्या करते हैं, वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं इनटू द फैब्रिक। अब ये वाटर की एंट्री को कैसे प्रिवेंट करेंगे, सपोज करो ये मेरे पास फैब्रिक है, मतलब ऐसे हम फिनिश लगाते हैं कपड़ों पे, ऐसे हम एजेंट्स लगाते हैं जो कि मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज दिस इज द फैब्रिक। अब यहाँ पर क्या है, अगर ये मेरे बॉडी से टच है तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी या फिर
मॉइस्चर होगा, स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, मॉइस्चर होएगा। सपोज करो यहाँ पे रेन ड्रॉप आ गई, यहाँ पे क्या है, रेन ड्रॉप। तो इस केस में क्या होगा, जो वाटर रेपेलेंट फिनिश है इसमें जनरली क्या होता है, वाटर जो है वो फैब्रिक में पेनिट्रेट नहीं होता। तो इस अगर हमने फैब्रिक पे ऐसे एजेंट अप्लाई करे हैं, यहाँ पे मान लो फैब्रिक है, मैंने इस फैब्रिक पे केमिकल एजेंट अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसको इसका बॉन्ड फॉर्मेशन प्रिवेंट करेगा, कि जो केमिकल एजेंट यूज हुआ है वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ताकि जो फैब्रिक है वो आपका वेट ना हो। तो इसमें क्या है, जो मॉइस्चर है वो भी आपका बाहर नहीं जाएगा कुछ केस में, जिसमें आपके पास आगे अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स। तो इसमें क्या है, जो वाटर रेपेलेंट फिनिशेस होते हैं वो वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। नाउ इसमें हम कुछ तरह के केमिकल यूज करते हैं, जैसे पैराफिन वैक्स लगाते हैं, पैराफिन वैक्स के साथ एल्यूमिनियम और क्रोमियम सॉल्ट भी यूज करते हैं, कुछ पायरिडिनियम सॉल्ट यूज करते हैं, कुछ सिलिकॉन रेजिन्स यूज करते हैं, एंड कुछ फ्लोरोकार्बन एमल्शन। इस तरह के जो एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स, वो फैब्रिक पे लगाए जाते हैं, ताकि वो क्या बन जाए, वाटर रेपेलेंट बन जाए, वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करे। नेक्स्ट जो इसमें वाटर प्रूफ फैब्रिक है, इसमें क्या है, वाटर प्रूफ फैब्रिक में दिस इज कंप्लीटली मॉइस्चर प्रूफ फैब्रिक। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर है, और यहाँ पे क्या है, सपोज करो रेन ड्रॉप्स है। तो इस केस में क्या होगा, जो वाटर प्रूफ फैब्रिक होंगे, जो वाटर प्रूफ फैब्रिक होंगे वो इसकी तो एंट्री को प्रिवेंट ही करेगा, साथ ही साथ जो मॉइस्चर है वो भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसे फैब्रिक जिसमें कंप्लीटली वाटर और मॉइस्चर दोनों एब्जॉर्ब हो जाए, दीज आर द टाइप ऑफ वाटर प्रूफ रेपेलेंट फिनिशेस और वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। इस वाटर प्रूफ फैब्रिक में हम क्या करते हैं, एक नेचुरल और सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक जैसे विनाइल या फिर पॉली यूरेथेन, या इस तरह के हम क्या करते हैं, फैब्रिक पे एक लैमिनेट बना देते हैं, ताकि जैसे हमने रेन कोट्स में देखा है, अम्ब्रेला वाले फैब्रिक में देखा है, उस केस में क्या है, हम क्या करते हैं, ऐसी कोटिंग कर देते हैं, या तो हम उसमें प्लास्टिक यूज करते हैं, सिंथेटिक रबर यूज कर सकते हैं, नेचुरल सिंथेटिक रबर से हम इनको यूज कर सकते हैं, ताकि वाटर की एंट्री जो है वहाँ पे प्रिवेंट हो जाए, साथ ही साथ मॉइस्चर भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाए, मॉइस्चर भी कांटेक्ट में ना आए। तो ऐसे फैब्रिक होते हैं वाटर प्रूफ फैब्रिक। नेक्स्ट, वाटर प्रूफ बेरेथेबल लैमिनेटेड फैब्रिक। इसमें हम क्या करते हैं, थिन लैमिनेट्स, बिल्कुल थिन, बहुत ही ज्यादा पतला लैमिनेट एक लेयर लगाते हैं, जो कि टेफ्लॉन की होती है। इसमें बहुत ही ज्यादा थिन लेयर हम फैब्रिक पे लगाते हैं। इससे क्या होता है, वाटर प्रूफ बनता है, मतलब इसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, मेनली यहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लगाया, बहुत ही ज्यादा थिन लैमिनेट लगाया है। तो जो थिन लैमिनेट शीट है उसमें बहुत सारे फाइन होल्स होते हैं। उसके बाद जो इस जैसे ये वाला था, तो इसने भी क्या किया था, मॉइस्चर और वाटर को प्रिवेंट किया था। ऐसे ही जो वाटर प्रूफ ब्रेथेबल होते हैं वो वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ वाटर रेपेलेंट फिनिशेस। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। फ्लेम रिटार्डेंट, इसे नाम से पता चल रहा है, जो कि आग लगने से बचाता है। ऐसे फैब्रिक, ऐसे एजेंट्स हम अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे, ताकि फायर कैच ना करे कोई भी फैब्रिक। अगर अगर हम इन फिनिशेस को नहीं लगाएंगे तो क्या है, कपड़ों में जल्दी, अगर हम नियर बी बाय किसी भी फ्लेम के जाएंगे तो वो फैब्रिक क्या करेगी, कपड़े को फायर को कैच कर लेगी। बट ये एजेंट्स लगाने के बाद क्या होता है, कपड़े में आग नहीं लगती। इसलिए हम ऐसे केमिकल एजेंट्स का, ऐसे फिनिशेस का अप्लाई करते हैं एट द एंड ऑफ द फैब्रिक, जब आपका फैब्रिक यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। तो फ्लेम रिटार्डेड फिनिश क्या करता है, वो क्या करता है, फ्लेम को प्रिवेंट करता है, फ्लेम सरफेस जो है कपड़े का उसको बचाता है विद द फ्रॉम द फ्लेम। तो इसमें क्या है, कुछ ड्यूरेबल फ्लेम रिटार्डेंट्स आते हैं, जो कि मतलब कुछ टाइम तक ही चलते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हैलोजन और इनका कॉम्बिनेशन, ये सारे होते हैं ड्यूरेबल फिनिश। अब इनका प्रिंसिपल क्या है, जो फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फैब्रिक पे अप्लाई करे जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां पर खत्म हो जाए। क्योंकि जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन का कांटेक्ट होएगा, तभी तो फायर कैच होगा, तभी तो आग लगेगी। क्योंकि कंबशन प्रोसेस यही होता है,
कंबशन क्या होता है? जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके कोई भी चीज बर्न करती है, दैट इज कंबशन। तो हम क्या करेंगे, इस कंबशन प्रोसेस को ही, इसकी सप्लाई ही रिड्यूस कर देंगे। मतलब किसकी सप्लाई रिड्यूस करनी है हमें? यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ही रिड्यूस कर देंगे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे फैब्रिक में क्या है, किसी भी तरह की फायर कैचिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगी। मतलब कपड़ा क्या है, आग को नहीं जल्दी पकड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स अप्लाई करेंगे जो कि O2 की ऑक्सीजन की सप्लाई को इनहिबिट कर देगा। उसके बाद क्या है, ऐसे ये क्या करता है कंबशन प्रोसेस में, जैसे ड्यूरिंग हीटिंग डीकम्पोजिशन इग्निशन ऑफ द फ्लेम स्प्रेड, जब भी हीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, फ्लेम क्या है जल्दी, अगर जो फ्लेम है वो क्या करती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद फैलती है। तो जब हम कपड़े पे ऐसे तरह के फिनिशेस लगाएंगे वो क्या करेगा, कंबशन को रिड्यूस करेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। नाउ जो फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश है वो आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फ्लेमेबल, फ्लेम रेजिस्टेंस, फ्लेम प्रूफ। जो फ्लेमेबल होता है दैट इज कंप्लीटली कंज्यूम व्हेन एक्सपोज टू द फायर। यहाँ पे नोट फैब्रिक, फ्लेम, फ्लेम लिखो या फायर लिखो। यहाँ पे क्या है, ऐसे फ्लेमेबल फाइबर्स जो कि जब कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं वो फ्लेमेबल फैब्रिक्स होते हैं। फ्लेम रेजिस्टेंस जो कि आग को नहीं कैच करते, दैट आर फ्लेम रेजिस्टेंस। फ्लेम प्रूफ में क्या है, जो कि नॉन फ्लेमेबल सब्सटेंस से बने होते हैं, जैसे ग्लास, केवला एंड नोमेक्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है, काफी बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स है, तो जनरली नोमेक्स और केवेला का पूछ लिया जाता है। तो दीज आर द फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स जो कि फ्लेम की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। नाउ दिस इज मोथ कंट्रोल फिनिश, जो कि मोथ मतलब कोई भी कीड़ा, पेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई भी आपके ऐसे फिनिशेस जो कि जनरली किस में अप्लाई किए जाते हैं, मेनली वूल फैब्रिक में अप्लाई करा जाता है। क्योंकि हमने देखा होगा, क्योंकि काफी बार क्या होता है, वूल में सबसे ज्यादा कीड़े लगने का खतरा होता है, कॉटन एंड वूल में। तो इसलिए क्या है, हम ऐसे तरह के केमिकल एजेंट यूज करते हैं ड्यूरिंग द स्कोरिंग और डाइंग स्टेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फिनिशेस का यूज करते हैं जो कि पेस्ट से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट यहाँ पर जो ये फिनिश है वो कैसा होगा, सेमी ड्यूरेबल, मतलब 15 से 20 वॉशिंग के बाद क्या होएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो मोथ कंट्रोल है वो क्या है, वो कैसे करेगा, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फैब्रिक पे मान लो मैंने यहाँ पे ये केमिकल एजेंट लगा दिया, तो ये जो फैब्रिक के अंदर पूरा पेनिट्रेट कर जाता है केमिकल एजेंट, जो कि मोथ को उसकी अटैक करने से प्रिवेंट करता है। लेकिन काफी बार क्या है, जो मोथ प्रूफिंग एजेंट होते हैं वो काफी बार क्या होता है, टॉक्सिक होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम एजेंट्स डाल रहे हैं ना, वो एजेंट्स क्या करेंगे, किसको किल करेंगे, जो पेस्ट, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी कीड़ा, जैसे कीड़ा खा जाता है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे हम कपड़ों के अंदर कॉटन वो बॉल्स डाल देते हैं, तो उस केस में क्या है, उसको कपड़े को वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इस केस में भी क्या, जब हम एजेंट्स को अप्लाई करेंगे, ये मोथ एजेंट्स को अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, जो उसका केमिकल होएगा, उस केमिकल से कौन किल हो जाएगा, जितने भी आपके हार्मफुल मोथ्स हो गए, बिटल्स हो गए, तो ये सारे वहां पे किल हो जाएंगे। क्योंकि केमिकल जो होता है वो कैसे होता है, टॉक्सिक होता है। जैसे हम नेफ्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं कपड़े में, कपड़े को रखते हैं ताकि कपड़े में किसी भी तरह का कीड़ा ना लगे, नेफ्थलीन बॉल्स लगाते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का यूज करते हैं, काफी बार फ्लोरीन कंपाउंड्स यूज करते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं जैसे डाइक्लोरोबेंजीन, सल्फोमिथाइल मिथाइलामाइड एंड डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये सारे क्या है, मोथ कंट्रोल फिनिश, जो कि किसी भी कीड़े की या फिर बिटल्स की या फिर पेस्ट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जो केमिकल अप्लाई होता है वो टॉक्सिक होता है, जिससे जितने भी हार्मफुल पेस्ट होते हैं वो सारे मर जाते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ मोथ कंट्रोल फिनिश। नाउ नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल फिनिश। एंटी माइक्रोबियल फिनिश ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, मतलब उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरह के कुछ
आपके पास ऐसे केमिकल्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल फिनिशेस, जैसे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, जिरकोनियम पेरोक्साइड और नाइट्रोजन हैलामाइड्स। ये सारे एंटी माइक्रोबियल फिनिश है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जर्म्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि अगर वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो कपड़े की जो क्वालिटी है वो तो खराब होएगी, साथ ही साथ क्या है, वहां पे डिजीज होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। सपोज उसको अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग ने पहन लिया तो वो जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हार्मफुल पेस्ट होगा वो क्या करेगा, काफी बारी बॉडी के साथ रिएक्ट करके स्किन एलर्जी भी कोज करता है। स्किन एलर्जी जब कोज होएगी तो उस केस में क्या है, बॉडी के साथ रिएक्ट होएगा, डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जनरली जो आपके बॉडी फिट गारमेंट्स हो गए, जॉगिंग एक्सरसाइज के कपड़े हो गए, स्पोर्ट्स वियर, शू लाइनिंग्स, कारपेट्स, इन सब में एंटी माइक्रोबियल फिनिश का यूज करा जाता है। ये केमिकल्स जनरली एंटी माइक्रोबियल फिनिश यूज करते हैं, जैसे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड हो गए, जिरकोनियम पेरोक्साइड एंड नाइट्रोजन हैलामाइड्स, ये सारे एंटी माइक्रोबियल फिनिश है। नाउ कम टू द बायो पॉलिशिंग। बायो पॉलिशिंग में हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एंजाइम्स का यूज करेंगे। एंजाइम्स हम फैब्रिक में डालेंगे ताकि कपड़ा जो है वो क्या हो जाए, उसका एंड, जो फैब्रिक का एंड है उसको सॉफ्ट करने के लिए जनरली एंजाइम को यूज किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कपड़े में जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस केस में काफी बार पाइलिंग हो जाती है। पाइलिंग मतलब जैसे फाइबर्स जो है वो बाहर निकलने लग जाते हैं, या फिर फज बन जाता है फाइबर का। तो वहां पे उस केस में क्या होगा, जो फज या फिर जो पाइलिंग होगी उसमें फाइबर्स बाहर निकलने लग जाएंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए बायो पॉलिशिंग करी जाती है, जिसमें हम कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं ताकि उसके जो फैब्रिक का एंड है वो क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, उसकी अपीयरेंस, उसका जो सरफेस है वो इम्प्रूव हो जाए और वो मॉइस्चर को इजीली जनरली एंजाइम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है जिसमें हम बायो पॉलिशिंग का यूज नहीं करते। ऐसे कुछ डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब भी आप एंजाइम वॉश करते हो वहां पर एंजाइम वॉश की वजह से फैब्रिक का वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसकी फैब्रिक का जब वेट रिड्यूस होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इस वजह से जो है इसका एक डिसएडवांटेज है बायो पॉलिशिंग का, क्योंकि जब हम इसमें एंजाइम ऐड करेंगे तो फैब्रिक के वेट को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो जनरली रिड्यूस हो जाएगी। जनरली जो हम बायो पॉलिशिंग करते हैं वो कॉटन में यूज करते हैं, रेयॉन में यूज करते हैं, और कुछ टेंसिल फैब्रिक्स में भी हम बायो पॉलिशिंग का यूज करते हैं। तो ये था बायो पॉलिशिंग। नाउ एसिड वॉश। एसिड वॉश कौन से होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करे जाते हैं ड्यूरिंग द वॉशिंग। यहाँ पे क्या है, कोई भी एसिड यूज नहीं हो रहा, इंस्टेड ऑफ एसिड वी आर यूजिंग ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स। ताकि हम इसमें क्या होता है, जब भी हम ब्लीचिंग एजेंट्स यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ब्लीचिंग एजेंट्स, व्हाइटनिंग एजेंट्स, ब्राइटनिंग एजेंट्स, ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि कपड़े की चमक इंप्रूव हो, उसकी ब्राइटनेस क्या हो, इंप्रूव हो, और उसका साथ ही साथ क्या है, सरफेस भी इंप्रूव हो जाए। तो एसिड वॉश में हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम हाइपोक्लोराइड जनरली यूज करते हैं टू ऑब्टेन द कंट्रास्ट कलर्स एंड शेड इन डेनिम्स। जनरली डेनिम्स में आपने देखने को मिला होगा अलग अलग तरह की शेड्स आती है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ रही हैं उसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका जो सरफेस है, उसकी जो लस्टरनेस है वो क्या हो, ब्राइटनेस है वो इम्प्रूव हो जाए। उसके बाद क्या है, काफी बारी पोटेशियम परमैंगनेट जो कलर देता है उसको वॉश करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड के साथ उसको ट्रीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिड वॉश। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज अटारी। ये एक जापानीज वर्ड है, वो किसके लिए यूज होता है, फॉर द सिलेक्टिव फेडिंग ऑफ फ्रिजेस और द एजेस। जब एजेस फेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे हम फैब्रिक बनाते हैं जिसमें हमें एज को वो करना होता है, फेड करना होता है, तो इसमें ये टर्म है, जापानीज वर्ड है अटारी। जनरली इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है, व्हेन सरफेस फेडिंग ऑफ एजेस इज नोन एज अटारी। सैंड ब्लास्टिंग में क्या है, हम क्लॉथ को जब हम ट्रीट करते हैं फैब्रिक को, ये हम यूज करते हैं सैंड गन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सैंड गन का यूज करते हैं टू गिव द एब्रेडेड लुक। जैसे कपड़ा बीच बीच में से क्या है, टीयर हो जाता है,
तो वो जो फैब्रिक आता है, जैसे कई सारे डेनिम्स भी देखी होगी जो बीच बीच में टीयर अप हो जाती है, तो वो सब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग। ये भी क्या है, एक टाइप का फिनिश है जो कि एंड में यूज होता है। तो ये सारे थे एसिड वॉश, ब्लीचिंग, आपके कुछ ऐसे ब्लीचिंग एजेंट्स हमने यूज करे, कुछ टाइप के हमने फिनिशेस पढ़े। फिनिशिंग में जनरली हमने बहुत सारे तरह के मॉथ रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट और आपके यहाँ पर बहुत सारे फिनिशेस देखे, जिसमें क्या है जो कि कपड़े पे अप्लाई करे जाते हैं एट द एंड, जब भी फैब्रिक रेडी हो जाता है, सो दैट उसके कपड़े की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाए। साथ ही साथ स्ट्रेंथ इम्प्रूव होने के साथ उस कपड़े की सरफेस अपीयरेंस इम्प्रूव हो जाए और किसी भी तरह का वहां पे वाटर, पेस्ट या फिर फ्लेम ये सब ना हो, और फैब्रिक क्या है, अच्छी क्वालिटी का रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट textile finishes. Thank you so much. Bye and take care all of you.